हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्रों के जो एजुकेशन से बिलोंग करते हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो जिनका शिक्षा साधन एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, जिनका पेपर नज़दीक है, वो पेपर को ज़रूर देखें। और ये मॉडल पेपर जो हमने आज आपके बीच में लेके आया हूँ, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ बात किया जाएगा। आपके कुछ नए प्रश्नों के साथ चर्चाएं होंगी और आपका सबसे बड़ी बात ये होगी किस तरीके से आपको पेपर को लिखना है, कैसे करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा। तो अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और जो हमारे पुराने छात्र छात्रा हैं, एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। और अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर, यानी कि मॉडल पेपर की तरफ। आज के प्रश्न में कुछ नए सीखने को मिलेगा और हम लोग अच्छे से सीखेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, आपका मॉडल पेपर कुछ इस तरीके से बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन जिसका है। प्रश्न पत्र है शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ एवं नवाचार। अगर इसको हम इंग्लिश में बात करें तो आपका आता है कि न्यू ट्रेंड्स, यानी कि न्यू ट्रेंड्स ऑफ एंड इनोवेशन इन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका क्या है, प्रश्न पत्र, यानी कि आपका पेपर है। टाइम आपको पता ही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ, सभी प्रश्नों से आपको 50 शब्दों में आपके आंसर लिखने हैं। पहला का फर्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ किसे कहते हैं, यूनिसेफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिसेफ का क्या मतलब होता है। फर्स्ट में आप लिखेंगे यूनिसेफ जून 1980, यहाँ पे आएगा, आप लिखेंगे जून 1980 में शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ की सहायता से विश्वव्यापी सर्वेक्षण और मूल्यांकन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसमें शिक्षा में यूनिसेफ के आर्थिक योगदान की सांख्यिकीय पर्यावलोकन किया गया है। गुणात्मक मूल्यांकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए हैं। सभी बच्चों को प्रभावात्मक ढंग से शिक्षा देने के लिए तैयार किए गए हैं। व्यापक सुधार कार्यक्रम पर भी अभी तक केवल कुछ ही दिशाओं में क्रियान्वीकरण किया गया है। अधिकांश लोगों देशों में यूनिसेफ के माध्यम से ही काफ़ी सुधार हुआ है। यूनिसेफ के सहयोग से पठन पाठन सामग्री, विशेष रूप से पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने की राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाने की में भी सफलता मिली है। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पानी, भोजन, संतुलित आहार और बच्चों के लिए पालन पोषण आदि में संबंधित शिक्षा का समावेश कराने में पूर्ण सफलता नहीं मिली है। तो ये यूनिसेफ के जरिए से क्या चीज़ें हमें मिली है, क्या नहीं मिली है, ये आपको मिलता है यूनिसेफ के जरिए से। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर किसे कहते हैं। कंप्यूटर वह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सूचनाओं को ग्रहण करता है और उनका संचयन करता है। कंप्यूटर का मतलब होता है कि एक वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्वचालित यानी कि अपने द्वारा चलाया जाता है, मनुष्य द्वारा चलाया जाता है स्वचालित जिसे, और जो सूचनाओं को ग्रहण करता है उसका संचयन करता है, उनको संशोधित करता है तथा परिणाम देता है और उन्हें पुनः प्राप्त भी कर सकता है। यानी कि उसे हम जब इच्छा चाहे उस चीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं, कभी भी उसको हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंप्यूटर से हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसका फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न कि शिक्षा में नवाचार क्या है। शिक्षा में नवाचार का मतलब क्या होता है। इसमें लिखेंगे आप लोग कि नवाचार से अभिप्राय प्रचलित परंपरा में नवीनता का समावेश है। शिक्षा में नवाचार से अभिप्राय स्थापित शिक्षा प्रणाली में नए व्यवहार अर्थात नवीन विधियों एवं रीतियों का समावेशन करना है। उसका अर्थ आता है यूनेस्को सम्मेलन 1971 के अनुसार, यानी कि 1971 में यूनेस्को सम्मेलन के अनुसार क्या बताया गया है कि नवाचार एक नूतन विचार का प्रारंभ है। यह एक प्रक्रिया का तकनीकी है जिसके विस्तृत उपयोग प्रचलित व्यवहारों तथा तकनीकों के स्थान पर किया जाता है और यह परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, अपितु इसका कार्यान्वयन और निर्माण परीक्षण तथा प्रयोग के आधार पर किया जाता है। ये सम्मेलन में 1971 के सम्मेलन में यूनेस्को के नवाचार के बारे में बताया गया था। उसमें एम.बी. माइल्स जी के अनुसार कहा गया है कि नवाचार सोच समझकर किया जाने वाला नवीन और विशिष्ट परिवर्तन है। जो नवाचार है जिसे किसी प्रणाली के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावकारी समझा जाता है।
तो ये आता है यूनेस्को के जरिए। उसके बाद 5वां प्रश्न आता है आपका, सर्व शिक्षा अभियान पर टिप्पणी लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान किसे कहते हैं? अब सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि सर्व शिक्षा का प्रत्यय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में आत्मा में बसा है, यानी कि अनुच्छेद 45 की आत्मा में बसा हुआ है। इसमें सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने का बल दिया गया है। वर्ष 1991-92 में केंद्र सरकार में जामटीन विश्व सम्मेलन, जो 1990 में जामटीन विश्व सम्मेलन हुआ था, उसकी घोषणा में अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा या समाज शिक्षा के स्थान पर सार्वभौमिक शिक्षा के कार्यक्रम का सूत्रपात किया। राज्यसभा में संविधान के 83वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप शिक्षा को मौलिक रूप से मौलिक अधिकार मान लिया गया। इसे विधेयक से प्रेरित होकर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को राष्ट्रीय समिति 1988, किसमें दोस्तों 1988 की संस्तुतियों के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम कहते हैं SSA, यानी कि विकसित की गई, जिसमें सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है कि सबसे पहले अगर कोई भी छोटा स्टूडेंट है उसे सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का उपलब्ध कराया जाए। और वर्ष 2000 ईस्वी में इस योजना की स्वीकृति मिली और 2000 से ही प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण शिक्षक नियोजन के केंद्र विषय माना गया। आज संसद द्वारा पारित संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु में वर्ग के लिए प्रारंभिक शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। सर्व शिक्षा अभियान की रचना का आधार भी यही है। उसके बाद फिर आता है वैश्विक तापन। वैश्विक तापन किसे कहते हैं? अब वैश्विक तापन में आप लिखेंगे दोस्तों कि वैश्विक तापन एक प्राकृतिक घटना है। वर्तमान समय में भूमंडलीय उष्णता एक जटिल समस्या है। इसका मुख्य कारण है प्रदूषण। जो वैश्विक तापन है, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है वैश्विक तापन, और विशेष रूप से कार्बन आधारित ईंधन जैसे पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि के दहन से उत्पन्न हुआ प्रदूषण। जैसे जैसे जलाए जाने वाले जैव ईंधन का मात्रा बढ़ रहा है, वैसे GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसें को परत मोटी होती जा रही हैं। यह परत धरातल से होने वाले पार्थिव विकिरण को रोकती है, जिसमें पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और भूमंडलीय उष्णता के कारण संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये आपका शिक्षा के जो वैश्विक तापन है उसके बारे में यहाँ पे हमने आपको बताया। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न, भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है? भूमंडलीकरण से आप क्या जानते हैं? उसका फिर आपका आता है भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है। इसमें लिखना होगा आपका कि भूमंडलीकरण से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें सभी राष्ट्र विभिन्न क्रियाकलापों में घुल मिल जाते हैं। उस व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है या विभिन्न राष्ट्र अपनी अपनी भौगोलिक सरहदों के बावजूद आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों के विकास में अन्य राष्ट्रों का खुलकर सहयोग लेते हैं। भूमंडलीकरण का ऐतिहासिक सूत्र भारत की प्राचीन धार्मिक व संस्कृति से निहित माना जाता है। भारतीय संस्कृति में विपुलता से दृष्टिगोचर यानी कि वसुधैव कुटुंबकम जैसे सूत्र वाक्य भूमंडलीकरण के प्रथम प्रत्यय को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। वसुधैव कुटुंबकम ये पुराना कहा गया है, ये आपका भूमंडलीकरण से आपका बिलोंग करता है। भूमंडलीकरण निसंदेह मानव जीवन के विभिन्न पक्षों में विश्वव्यापी सहयोग व समायोजन की प्रक्रिया कही जा सकती है। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिक्षा में ओवरहेड प्रोजेक्टर के क्या कार्य हैं? इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसमें आपका आता है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग ज्ञानात्मक, यानी कि मनोपेशीय और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के संदर्भ में इसके अनेक लाभ हैं, यथा शिक्षक पाठ को, पहला आता है इसमें आपका, शिक्षक पाठ को प्रस्तुत करते समय संपूर्ण पाठ की एक रूपरेखा
मुख्य बिंदु अथवा पाठ का सारांश लिखित रूप में कक्षा में छात्रों के समक्ष खड़े खड़े कर सकता है, यानी खड़े खड़े कर सकता है। अगर कोई सारांश है, जैसे मान लो ये हमने आपको शिक्षा के ओवरहेड के बारे में बताया, तो इसका जो ओवरहेड है, यानी कि ओवरहेड का मतलब होता है ज्ञानात्मक और मानपेशीय भावात्मक उद्देश्य। तो यही यहाँ पे आपको पहले आपको मैंने जो आपको बताया है इसमें आपका ही आता है। दूसरा नंबर आता है आपका इसमें कि वह अपरिचित वस्तुओं का अभिज्ञान पहचान कराने में चित्रों, रेखा चित्रों और आकृतियाँ प्रतीकों को प्रोजेक्ट कर सकता है। तीसरा आता है आपका कि नियमों और संपत्तियों को पढ़ाते समय शिक्षक ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग भेदों, संबंधों और परस्पर क्रियाओं को समझने में कर सकता है। इनकी चौथा नंबर आता है आपका, फिर अध्यापक दो भिन्न वस्तुओं के चित्रों या आकारों में अंतर स्पष्ट कराने के लिए दोनों का प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन या दीवार पर प्रक्षेपित कर सकता है। तो ये हो गया आपका शिक्षा में ओवरहेड प्रोजेक्टर के क्या कार्य हैं, इसके कार्य हो गए। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न सेक्शन ए का, कि महिला उसमें फिर आता है महिला समाख्या क्या है, स्पष्ट कीजिए। महिला समाख्या के बारे में, महिला समाख्या है कि कार्यक्रम यानी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिला वर्गों को शिक्षा और अधिकार संपन्न कराने का एक ठोस कार्यक्रम है। यह योजना 10 राज्यों के 53 जिलों के 9,000 से अधिक गाँवों में चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की छवि और आत्मविश्वास को बढ़ाना, ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाएं वह ज्ञान और सूचना प्राप्त कर सके जो उन्हें समाज में रचनात्मक भूमिका निभाने में सहायता प्रदान करें, और प्रबंध का विकेंद्रीकृत और भागीदारी तरीके का प्रयोग करना। महिला संघों को गांव में शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन और निरीक्षण करने योग्य बनाना, महिलाओं और किशोर उम्र की लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और औपचारिक तथा औपचारिकेतर शिक्षा कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना। महिला संघ वे केंद्र बिंदु हैं जहां सभी गतिविधियों की योजना बनाई जाती है और जहां महिलाएं मिल बैठकर अपनी समस्याओं का विचार करती हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें, फिल्म स्ट्रिप क्या है। फिल्म स्ट्रिप के बारे में यहाँ पे आपको हम बताएंगे। फिल्म स्ट्रिप का मतलब होता है दोस्तों कि एक फिल्म स्ट्रिप यानी कि अप्रज्वलनशील लगभग 1 मीटर का एक टुकड़ा होता है। यह पारदर्शी अस्थायी पिक्चरों का एक संबंधित क्रम होता है और 10 से 15 पिक्चर को अपने में समेटे होता है, और ये पिक्चर ड्राइंग को संबंधित पंक्तियों भी हो सकती है अथवा फोटोग्राफ, चित्र या अन्य किसी प्रकार की क्रमबद्धता लिए हुए पिक्चर का समूह भी हो सकता है जो एक अकेले प्रकरण या कहानी की व्याख्या करता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां बिजली नहीं है, पेट्रोमैक्स की सहायता से चलाया जा सकता है। विभिन्न सूचनाएं इस पर क्या होती हैं, भरी जा सकती हैं। तो ये होता है फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप के बारे में आप लोग कभी इस पहले नहीं सुना होगा, जो पुराने हैं पुरानों से पूछेंगे फिल्म स्ट्रिप क्या होता है, वो आपको यहाँ पे बताएंगे। ये पेट्रोमैक्स के द्वारा चलता है। उसके बाद फिर आपका आता है सेक्शन ए, आपको मैंने सारे प्रश्न बता दिया। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी यानी कि खंडवा में आपका केवल 5 प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। इसमें आपका आता है कि उच्च शिक्षा यानी कि उच्च शिक्षा में निजीकरण का वर्णन कीजिए। उच्च शिक्षा में निजीकरण का वर्णन कीजिए। इसमें आ जाएगा आपका कि आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में निजीकरण का इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं है। सन 1960 ईस्वी में पीटर एफ ड्रकर के द्वारा अपनी पुस्तक में द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस निजीकरण शब्द के प्रथम बार प्रयोग करने का संदर्भ मिलता है। इसके उपरांत उद्योग, व्यापार तथा शिक्षा के क्षेत्रों में इसका विचार का व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाने लगा। आर्थिक कारणों से सोवियत संघ के पतन ने इस विचार को एक नई गति व दिशा प्रदान की। पश्चिमी देशों में आई परिवर्तन की इस ब्याज से भारत भी अलग थलग न रह सका और यह उद्योग वह व्यापार जैसे आर्थिक क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में उनकी लहर तेजी से आने लगी। आज शिक्षा के निजी क्षेत्रों में निजी निवेश अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रहा है तथा उसने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया। निजीकरण के तात्पर्य क्रियाओं
अथवा उद्यमों जिनमें पूर्व सरकार से संचालित प्रबंधित किया जाता था। व्यवहारिक रूप में निजीकरण से तात्पर्य स्वामित्व में एक शिक्षक परिवर्तन अर्थात सरकारी स्वामित्व के स्थान पर निजी स्वामित्व स्वीकार करना। फिर उसका में निजीकरण सरकारी से व्यवस्था में व्याप्त अकर्मण्यता की स्थिति में सुधार लाने की असफलता की परिणति कही जा सकती है। सरकारी प्रबंध के विपरीत निजीकरण प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, लागत कम होती है तथा गुणवत्ता में उन्नयन होता है। और दूसरे शब्दों में बात करें तो निजीकरण में निष्पादन में सुधार आने की संकल्पना निहित होती है जो उद्यमी संस्था को लाभ की स्थिति लाती है। भारत में निजीकरण की प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है। आज केंद्र व राज्यों की सरकारों के द्वारा बंधकारी नियमों को काफ़ी हद तक निरस्त अथवा शिथिल कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रवृत्ति सभी स्तरों के अत्यंत तेजी में विकसित हो रहा है। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर खुली अनेक निजी शिक्षा संस्थाओं के साथ साथ उनके निजी महाविद्यालयों व निजी विश्वविद्यालयों खोलने का प्रकरण दृष्टांत बन चुके हैं। सरकार के द्वारा स्वायत्त पेशित मान्यता देने की अवधारणा निजीकरण को तेजी से पंख पसारने के अवसर दिए हैं। अब शिक्षा के निजीकरण के लाभ तथा हानि होने दोनों की दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एक और जहां कुछ उच्च स्तरीय संस्थाएं प्रतिस्पर्धा के इस युग में उच्च गुणवत्ता का शिक्षा का प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी निजी शिक्षा संस्थाएं अपनी छद्म व स्तरहीन योजनाओं के माध्यम से छात्रों व अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रही हैं। आवश्यक आधारभूत सुविधाओं जैसे कक्षों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान व सामग्री, शिक्षक आदि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण इनका शिक्षण स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। निजीकरण के विरोध में एक अन्य तर्क सरकार के द्वारा अपने शैक्षिक दायित्व से मुक्त पाने के प्रयास को लेकर किया जाता है। वस्तुतः प्रजातंत्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार अपने नागरिकों की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए दायित्व से मुकरने का जोखिम नहीं उठाता है। इसलिए शिक्षा के निजीकरण के संबंध में एक स्पष्ट परंतु जवाबदेही से भरपूर नीति बनाने की आवश्यकता है। निसंदेह प्रारंभिक शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने से यथासंभव बचा जाना चाहिए, जबकि प्राथमिक व उच्च शिक्षा का सावधानीपूर्वक आंशिक निजीकरण करने पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाना उपयुक्त है। परंतु निजीकरण के बावजूद अभिभावकों का आर्थिक शोषण, छात्रों का शैक्षिक शोषण तथा अध्यापकों का वृत्तिक शोषण से बचाने के लिए एवं शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उन पर सरकार का कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। इसके बावजूद भी शिक्षा का पूर्ण निजीकरण करना तथा शैक्षिक निजीकरण का अंधानुकरण करना देश, समाज व शिक्षा जगत के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है अगर इस पर विचार नहीं देते हैं तो। तीसरा प्रश्न है आपका कि शिक्षा में नवाचार की भूमिका बताइए। शिक्षा में नवाचार के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा प्रश्न आपका आता है कि शिक्षा में नवाचार की भूमिका बताइए। नवाचार की भूमिका हेडिंग डालेंगे आप लोग और लिखेंगे इसमें कि व्यक्ति एवं समाज में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा है। बदलते शैक्षिक परिवेश में उन आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को प्राप्त आज अधिक सुगम हो गई है। शिक्षा को समयानुकूल बनाने के लिए क्रियाकलापों में न्यूनतम प्रवृत्तियां में उनकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध की। इसी से जहां नवीन मूल्य विकसित हुए वहीं हो रहे हैं और परिवर्तनों के प्रति समाज को भी जागरूक होना पड़ा है, जिससे शिक्षा का व्यवस्था पारस्परिक न हो रहकर नवाचारी हो गई है। नवाचार को हम यदि निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहला आएगा इसमें आपका कि यदि किसी विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जा रही है, लेकिन उस विद्यालय के प्रबंधक और शिक्षक कंप्यूटर की महती आवश्यकता से परिचित है, सभी के सम्मिलित विचारों और प्रयासों से यदि विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हो जाती है तो उस विद्यालय के लिए एक नवाचार होगा। नवाचार का मतलब यही होता है। दूसरा, किसी विद्यालय में
शिक्षा की पारंपरिक व्यवस्था में पढ़ाई हो रही है, परिवर्तित व्यवस्था के अंतर्गत नवाचार की आज आवश्यकता है। इसी के अंतर्गत पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण और समय सारणी में परिवर्तन करना है। तीसरा, किसी विद्यालय में किसी विशेष शिक्षा प्रक्रिया का अपनाया जाता है, लेकिन अधिकांश समाज के लोग, बच्चे एवं अभिभावक उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए समय समय पर उस व्यवस्था की कुछ लोगों के द्वारा अपने तरीके से आलोचना भी की जाती है। ऐसी स्थिति में प्रबंधक और विद्यालय यदि रूढ़िवादी होंगे तो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यदि वे नवाचारों विचारों के मानने वाले होंगे तो विद्यालय को समाज का अंग मानते हुए आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ताकि समाज में सद्भावना, सौहार्द और प्रेम बना रहे। वास्तव में अंतः मन से आत्म सुधार और समाज के विकास के लिए किया गया किसी भी प्रकार का रचनात्मक परिवर्तन नवाचार कहलाता है। तो ये होता है नवाचार का अर्थ। नवाचार का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। उसके बाद फिर आपका आता है चौथा प्रश्न कि दूरस्थ शिक्षा के साधनों, यानी कि दूरस्थ शिक्षा के साधनों का वर्णन किए। दूरस्थ शिक्षा का मतलब क्या होता है? अब इसमें लिखेंगे, यानी कि चौथा प्रश्न है कि निसंदेह संगठन व संरचना की दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा का एक व्यापक शिक्षा प्रणाली है। संचार साधनों की सहायता से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली अध्यापक तथा छात्रों के बीच की दूरी को पाटती है। इस कार्य में दूरस्थ शिक्षा निम्न साधनों को सहायता करती है। जैसे मैं आपको यूट्यूब के द्वारा पढ़ाता हूँ, तो ये आपकी दूरस्थ शिक्षा हो गई। दूरस्थ का मतलब है कि मैं आपको एक एक पॉइंट बताने का प्रयास करता हूँ और अच्छे से आप लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ये दूरस्थ शिक्षा होती है। यही मैं आपको आगे बताऊँगा। पहला इसमें आएगा मुद्रित सामग्री, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल। जैसे मैं आपको प्रिंटेड मटेरियल ये दे दिया है कि दूरस्थ शिक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली मुद्रित सामग्री से अभिप्राय विशेष रूप से तैयार की गई छपी हुई सामग्री से है। इसे हम छात्रगण अपनी इच्छा तथा उपलब्ध समय को ध्यान में रखकर किसी भी स्थान पर स्वयं पढ़ सकते हैं। मुद्रित सामग्री दूरस्थ शिक्षा के प्रमुख साधनों में से एक है। इसके अंतर्गत स्वतः शिक्षा के पाठ, अध्ययन निर्देशिका, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें आती हैं। दूसरा आता है आपका रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण, यानी कि रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट। इसमें आपका आएगा कि रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण जैसे दूरस्थ शिक्षा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर सकते हैं। इनमें छात्र अपने पाठ्यक्रम से संबंधित ज्ञान घर बैठे सीख सकते हैं। इसके साथ अनेक स्थानों पर छात्र रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण से शिक्षा दी जा सकती है। कुछ देशों में तो शैक्षिक प्रसारणों के लिए विशेष चैनलों का प्रावधान किया गया है और भारत में इस दिशा में प्रयास करने के संकेत में नई शिक्षा नीति में किया गया है। तो ये मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जैसे मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद तीसरा आता है आपका दोस्तों कि दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो में वीडियो मटेरियल। जैसे रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारणों के अतिरिक्त भी अन्य श्रव्य दृश्य, यानी कि श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। जैसे स्लाइड हो गया आपका, चलचित्र, वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट आदि इसमें आते हैं और छात्र इन्हें घर मंगाकर इनकी सहायता से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। अध्ययन केंद्रों पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा नंबर आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर आज के युग में अत्यंत उपयोगी साधन बन चुका है। दूरस्थ शिक्षा में भी कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। कंप्यूटर आधारित शिक्षण से कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर आधारित शिक्षण का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जा सकता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण में छात्र को अपनी त्रुटियों व शंकाओं के निराकरण के अधिक अवसर मिल सकते हैं। छात्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मंगाकर अपने कंप्यूटर की सहायता से घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका दूरस्थ शिक्षा हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर कि शिक्षा में उदारीकरण पर टिप्पणी लिखिए। शिक्षा की उदारीकरण क्या है? इसमें लिखना होगा आपको कि उदारीकरण, हेडिंग डालेंगे उदारीकरण। यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ उदारीकरण। इसमें होगा उदारीकरण से तात्पर्य नियमों तथा कानूनों पर सरकारी या नियामक संस्था के नियंत्रण से पूर्ण या आंशिक शिथिलता से है। उदारीकरण वस्तुतः राज्य के अधिकार क्षेत्र से सीमित करके व्यक्ति, संस्था या अभिकरणों को राज्य की सत्ता से मुक्त कराता है। दूसरे शब्दों में बात करें कि उदारीकरण जीवन के
किसी क्षेत्र में किसी प्रकार के दमनकारी हस्तक्षेप की विरोधी है, अर्थात उदारवादी दृष्टिकोण से धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक या नैतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्रता का भाव निहित रहता है। यह समाज के स्थान पर समान उद्देश्य व्यक्तियों के प्रति आस्था व प्रतिबद्धता वाली नीतियों को पोषक होता है। उदारवाद ने ही सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी व्यवस्था का विरोध करने वाली शक्तियों को घनीभूत करके स्वतंत्रता के विरुद्ध कार्य करने वाली व्यवस्था का खंडन करने का साहस किया है। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है तथा राजनीतिक क्षेत्र में यह संसदीय लोकतंत्र को पुष्टि करता है। 17वीं तथा 18वीं शताब्दी से पहले चर्च तथा फिर राज्य के प्राधिकारवाद के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण का उदय हुआ, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। शिक्षा का क्षेत्र भी इस परिवर्तन से बहुत दूर तक रहा, यानी कि यहाँ तक कि उस पर कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। शिक्षा के क्षेत्र में उदारवाद की प्रविष्टि के फलस्वरूप शिक्षा के अर्थ व स्वरूप के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम व विधियों को एक सकारात्मक परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में उदारीकरण से अभिप्राय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण के उदार दृष्टिकोण से अपनाकर उन्हें रूढ़ सरकारी तथा लाल फीताशाही से बचना होता है। उदारीकरण को शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में एक ऐसा सकारात्मक प्रयास माना जाता है जो शिक्षा व्यवस्था को रूढ़िवादी दृष्टिकोण से माना जाता है, यानी कि रूढ़ से छुटकारा दिलाता है। वंचित वर्गों, महिलाओं, निर्धनों आदि के सहित अधिक से लोगों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा युक्त मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली संप्रेषण साधनों को विपुल प्रयोग तथा छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में आई उदारीकरण प्रवृत्ति का परिणाम कही जा सकती है। निश्चय ही शिक्षा का उदारीकरण एक स्वागत योग्य कदम है, परंतु इसे मानकों या गुणवत्ता में गिरावट का प्रतीक न समझकर रूढ़ व दमनकारी हस्तक्षेप से छुटकारा दिलाने वाली प्रक्रिया मात्र के रूप में स्वीकार करना होगा। तो ये आपका आ जाता है शिक्षा में उदारीकरण। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, नवोदय विद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नवोदय विद्यालय क्या है? नवोदय विद्यालय में हम लिखेंगे, नवोदय विद्यालय की विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चे ही राष्ट्र और समाज के भावी कर्णधार है। ये नवोदय विद्यालय में लिखेंगे आप लोग। अतः उन्हें तेजी से प्रगति करने के अवसर सुलभ कराना आवश्यक है, भले ही वे मूल्य चुकाने क्षमता न रखते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले बच्चों में विशेष प्रतिभा अथवा अभिरुचि हो, उन्हें अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु गति निर्धारक विद्यालयों को स्थापित किया जाए। इसी शिक्षा नीति में ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली यानी मेधावी बच्चों के स्तरीय आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार ने प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोलने की योजना की हरी झंडी दिखाई। कार्य योजना 1986 ईस्वी में ऐसे विद्यालय खोलने के लिए कदम उठाए गए। कोठारी कमीशन द्वारा ऐसे विद्यालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया। कार्य योजना 1986 के अंतर्गत विद्यालय योजना का आरंभ करने हेतु कारगर उपाय प्रस्तुत किए गए। उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का संवर्ग हेतु 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने का कार्य किया गया। नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। नवोदय विद्यालय योजना अनुसार देश के एक भाग के बच्चों को दूसरे भाग में ले जाना, उन्हें दूसरे बच्चों के साथ रखा जाता है ताकि परंपरागत धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं से ऊपर उठकर उसका बहुमुखी विकास एक सच्चे भारतीय नागरिक के रूप में हो सके। इसलिए भारतीय प्रत्येक नवोदय विद्यालय से लगभग 30% छात्रों का स्थानांतरण एक भाषाई क्षेत्र में से दूसरे भाषाई क्षेत्र में और एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में किया जाता है। नवोदय विद्यालय दिशागति निर्धारक विद्यालय है जिनमें ऐसे नए परिवर्तनों एवं प्रयोगों की पूर्ण संभावना रखती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति और योग्यता को प्रोत्साहन देने में सहायता करेंगे। स्पष्ट है कि देश में शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की दिशा में नवोदय विद्यालय एक अति महत्वपूर्ण प्रयास है।
तो ये आपका छठवां प्रश्न था सेक्शन बी का और लास्ट प्रश्न था। अब आपकी बात करेंगे हम खंड सा। खंड सा आपका में केवल 2 प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का आंसर 5 शब्दों में होगा। और इसमें आपका 7वां प्रश्न है कि मुक्त विश्वविद्यालय की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। 8वां प्रश्न है शिक्षा में दूरदर्शन की उपयोगिता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। और 9वां प्रश्न आपका है शिक्षा पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, विवेचन कीजिए। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 10वां कि श्रव्य यानी श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। पत्राचार शिक्षा के उद्देश्य एवं महत्व उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो ये आपका प्रश्न सेक्शन सी से थे, सारे थे। ये प्रश्न आपको मैं अलग से वीडियो बना देंगे, अलग अलग वीडियो जो आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको इसी वजह से वीडियो में आपको प्रश्न सारा बता देता हूँ जो सेक्शन सी से रिलेटेड होता है, जो लॉन्ग आंसर होता है। और बाकी मैं आपको सॉल्व यानी कि मॉडल पेपर आपको हल कराता हूँ। इसमें सारे प्रश्न होते हैं जो सेक्शन ए और सेक्शन बी का होता है। सेक्शन सी का मैं अलग से वीडियो आपको पेपर से रिलेटेड जो होता है वो प्रश्न आपको मैं पूर्ण रूप से सॉल्व कराने का प्रयास करता हूँ, जो आपको पेपर में बहुत लाभदायक है। इस वजह से आप लोग थोड़ा भी हिचकिचाहट ना करें कि सर आप सेक्शन सी का प्रश्न नहीं बताते हैं। तो आप अगर वीडियो को देखते होंगे डेली तो अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो अगली वीडियो में हम लोग आपके साथ फिर से मिलेंगे और नई वीडियो में कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है। इसी के साथ अगली वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।